वेलकम टू प्रखर अकेडमी। आपके चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी शुरुआत होती है कि किन देशों को अभी यूएनएससी में, यूएनएससी यानी कि यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल 2022-23 टर्म के लिए चुना गया है। देखिए, ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है और इसमें चुने जाने वाले जो देश हैं उनका नाम है अल्बानिया, ब्राज़ील, गैबन, घाना और यूएई एज ए टेम्परेरी मेंबर। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारी जो यूएनएससी है उसमें 15 मेंबर होते हैं। तो 15 में से क्या होते हैं, 5 आपके स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य हैं। तो देखिए, इसी के बारे में थोड़ा सा डिटेल आप पढ़ सकते हैं। अभी ये लोग जो चुने गए हैं, ये जो कंट्री चुनी गई हैं, ये किसको रिप्लेस कर रहे हैं? दे विल रिप्लेस द एस्टोनिया, नाइजर, सेंट विंसेंट, ट्यूनीशिया, वियतनाम। इन देशों को ये क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। अब देखिए, प्रोसेस क्या है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की, कि इसमें जो टोटल 15 सदस्य हैं उसमें से 5 तो स्थायी सदस्य हो गए और 10 हो गए आपके अस्थायी सदस्य यानी टेम्परेरी मेंबर्स। और ये जो 10 अस्थायी सदस्य हैं उनमें से भी 5 सदस्य जो होते हैं वो हर वर्ष नए चुने जाते हैं। बात समझ में आ गई आपको? और चुने कितने समय के लिए जाते हैं? 2 साल के लिए। ठीक है, तो अब 2 साल के लिए चुने जाते हैं। तो अब क्या है कि ये जो अस्थायी सदस्य चुने जाते हैं इनका बेसिस क्या है, आधार क्या है? ये आधार है ज्योग्राफिकल, यानी ज्योग्राफिकल बेसिस पर यह देखा जाता है कि हर कॉन्टिनेंट से, हर रीजन से जो आपका पार्टनरशिप होना चाहिए यूनाइटेड नेशन काउंसिल में, वो आपका ऐसा हो जिससे सभी का प्रतिनिधित्व जो है वो वहाँ पर शामिल हो। अब बात आती है परमानेंट मेंबर्स की। परमानेंट मेंबर हमने बताया कि 5 होते हैं। तो होते कौन से हैं? एक तो है आपका यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, दूसरा है रशिया, तीसरा है ब्रिटेन, चौथा है आपका फ्रांस और 5वां है चाइना। और ये देश जो हैं, ये देश सबसे पावरफुल कंट्रीज थे उस वक्त जब यूनाइटेड नेशन डेवलप हुआ। आपको याद ही होगा, पहले लीग ऑफ नेशंस बनाया गया और लीग ऑफ नेशंस जो है वो वर्क नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसकी जो कोशिश थी वो ये थी कि यार जो ये वर्ल्ड वॉर हुआ है, ये वर्ल्ड वॉर को ना होने दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, आप जानते हैं। उसके बाद सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब हुआ तो उसके बाद सोचा गया नहीं, लीग ऑफ नेशन जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक अल्टरनेटिव चाहिए। तो अल्टरनेटिव की फॉर्म में क्या हुआ, यूएन का निर्माण हुआ। और यूएन में उस वक्त के जो जीतने वाले देश थे, आपको पता ही है, अमेरिका, रशिया, ब्रिटेन, फ्रांस, चाइना, ये सब वो कंट्रीज़ हैं जो पावरफुल कंट्रीज़ थी उस वक्त, और इन सब ने मिलकर के यूएन का निर्माण किया। अब मैं आपको बता दूं, जो 10 देश आते हैं बाहर से यानी टेम्परेरी आते हैं, उनमें एशिया के 2 हैं, अफ्रीका से 3 आते हैं, लैटिन अमेरिका और कैरिबियन जो आइलैंड्स हैं वहाँ से 2 कंट्रीज़ आते हैं, जो यूरोप का ईस्टर्न पार्ट यानी पूर्वी यूरोप, वहाँ से 1 मेंबर आते हैं, और वेस्टर्न यूरोप और बाकी जो बच जाए, वो कहते हैं ना मिसलेनियस, तो जो है वो कितने आते हैं, वो 2 आते हैं। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के 15 का कॉम्बिनेशन है, जिसमें 5 क्या है, 5 जो नहीं बदलते हैं, जिनके पास वेटो पावर होता है। अब बात आती है वीटो पावर क्या होता है। वीटो पावर एक ऐसी पावर है, जैसे सपोज कीजिए कि 5 में से 4 मेंबर ने किसी बारे में बात की कि हम ये करने जा रहे हैं, लेकिन 5वां बंदा है कि बस है, वो जिद्दी है और वो कहता है कि नहीं भाई साहब ये नहीं होगा, तो ये वीटो पावर यानी नेगेशन पावर है एक तरह का, यानी काम में जैसे रुकावट डालने वाला एक पावर, तो वो वीटो पावर है। चलिए खैर, अब अगले प्रश्न पर आते हैं। वर्ल्ड ब्लड डोनर डे क्या होता है? तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे कब मनाया जाता है? देखिए, ये मनाया जाता है 14 जून को, और आई थिंक आज ही है 14 जून। और वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, ये आप देख सकते हैं। ब्लड डोनर कौन होते हैं, क्या करते हैं, क्या इंपॉर्टेंस है उनकी? सर, ब्लड डोनर एक तरह से आप ये समझिए कि एक ईश्वरीय रूप है। ये वो लोग हैं जो ऐसा परोपकार कर रहे हैं जिससे किसी का जीवन बचाया जा सकता है। आप जानते हैं इतने रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, किसी को किडनी ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी को आपका लीवर ट्रांसप्लांट हो रहा है, किसी का कोई ऑपरेशन हो रहा है, तो होता क्या है, ऑपरेशन के दौरान
ट्रांसफ्यूज़न की ज़रूरत होती है, ब्लड ट्रांसफ्यूज़न। उसमें अभी आप जानते हैं जैसे कि पीछे डेंगू होता था तो प्लेटलेट काउंट कम हो जाते थे, तो किसी को प्लेटलेट्स चढ़ाने होते हैं। तो ये सब क्या है, ये ब्लड का ही पार्ट है, ब्लड के कंपोजिशन में ही ये सब आता है। तो ये चीज़ें जो हैं, इससे क्या होता है, ये लाइफ सेविंग थिंग्स है। ब्लड आप ये समझिए कि एक तरह से बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक सब्सटेंस है जिसकी ज़रूरत होती है जीवन को बचाने के लिए। तो वर्ल्ड ब्लड डोनर डे, जिसको WBDD एब्रीवेटेड फॉर्म में कहा गया, इज हेल्ड ऑन June 14th ईच ईयर। द इवेंट वॉज ऑर्गेनाइज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2005। सबसे पहले कब मनाया गया? 2005 में। 2004 में भी कुछ हुआ था, लेकिन 2005 में फाइनली इसको कहा जाता है बाय ए जॉइंट इनिशिएटिव ऑफ द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, द इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ द रेड क्रॉस एंड द रेड क्रिसेंट सोसाइटीज टू रेज द अवेयरनेस of the need for safe blood and blood products, to thank blood donors for their voluntary life-saving gifts of blood. Blood Donor Day is one of the 11 most important days जो इस तरह सेलिब्रेट किए जाते हैं। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में ये बताना चाहता हूँ कि यार ये वर्ल्ड जो ब्लड डोनर डे की हम बात कर रहे हैं, तो इस डोनर डे में होता क्या है, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य तो आपको समझ में आ गया, रक्त की कमी पड़ती है, उस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए। लेकिन बात करते हैं कार्ल लैंडस्टीनर की, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि उन्हीं की ये वर्षगांठ मनाने के लिए 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस या ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो आपको ये पता ही होगा कि होता क्या है कि जो आपका ब्लड डोनर डे है, इसमें आपको ये ज़रूर जानना चाहिए कि एक तो इसके जो प्रोडक्ट्स हैं, यानी ये जो रिक्वायरमेंट है इसकी, वो क्यों होती है। तो मैं आपको बता दूं कि कार्ल लैंडस्टीनर जो थे, उन्होंने 14 जून को, जो ऑस्ट्रियाई जीव विज्ञानी थे, चिकित्सक कार्ल लैंडस्टीनर, उनके ही जन्म दिवस पर इसको मनाया जाता है। और ब्लड ट्रांसफ्यूज़न के इनको क्या माना जाता है? इन्हें माना जाता है संस्थापक। तो क्योंकि उनके जन्म की वर्षगांठ पर इसको मनाया जा रहा है, तो बट ऑब्वियस है कि इसको ब्लड डोनर डे के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। और आपको ये भी पता होगा कि 1901 में जो ABO ब्लड ग्रुप्स हैं, इनको खोजने वाले, इनका वर्गीकरण करने वाले और उसके लिए कार्य करने के लिए इनको कार्ल लैंडस्टीनर को ही क्या हुआ था, नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। ठीक है। अच्छा, सिर्फ ब्लड को पहचानने से काम नहीं चलता है। आपने एक वर्ड सुना होगा, रीसस फैक्टर। रीसस फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो 1937 में जो अलेक्जेंडर एस वीनर थे, उनके साथ मिलकर रीसस फैक्टर जो है उसकी पहचान की गई थी। और रीसस फैक्टर जो है, इसे पहचानने से क्या हुआ कि जो रक्त आप एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को देते हैं, तो उसमें अब खतरा कम हो गया। यानी पता रहता है कि यार ये वाला जो है, ये ब्लड हम दे सकते हैं या नहीं दे सकते हैं। ये बात समझ में आती है? तो ये प्रोसेस होती है आपकी ब्लड को ट्रांसफर करने की। ठीक है। तो एक तरह से ये धन्यवाद है किसको? जो ब्लड देते हैं। और ब्लड देने वाले लोग वास्तव में सम्मान के अधिकारी हैं, क्योंकि वो किसी का जीवन बचाते हैं। ठीक है। तो अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। इंपॉर्टेंट है, रात में डालना चाह रहा था लेकिन मोबाइल में प्रॉब्लम आ गई थी और मैं नहीं डाल पाया इसको। तो अभी शुरू करते हैं। फ्रेंच ओपन 2021 पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो ये जीतने वाले हैं नोवाक जोकोविच। इन्होंने स्टेफानोस, जो आपके सित्सिपास हैं, जो ग्रीस के रहने वाले हैं, उनको हरा करके 19वां ग्रैंड स्लैम अपने नाम किया। तो ये एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ थी। और अगला प्रश्न आता है इसके बाद, फ्रेंच ओपन 2021 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो ये जीतने वाली कौन है? बारबोरा क्रेजिकोवा। The 25-year-old Czech Barbora won her first singles Grand Slam title, beating the Russia's Anastasia Pavlyuchenkova 6-1, 2-6, 6-4। और इस तरह से वो जीत उन्होंने हासिल की इन द फाइनल एट रोला गैरान। ठीक है। बारबोरा क्रेजिकोवा क्या रिकॉर्ड बनाया उन्होंने? इन्होंने रिकॉर्ड बनाया कि 2 दिन के अंदर 2 खिताब अपने नाम किए हैं।
2 दिन में 2 खिताब नाम किए हैं और ऐसे ये वर्ल्ड की टेनिस क्वीन बन गई ही हैं। और आप देख सकते हैं जो क्रेजिकोवा हैं वो सिर्फ एक मात्र एक्टिव खिलाड़ी ऐसी हैं जिन्होंने किसी सीजन में एकल और युगल दोनों ग्रैंड स्लैम जीत लिए हैं। इससे पहले ये कारनामा फ्रांस की मैरी पियर्स ने 2000 में किया था। एक ही सीजन में 2 खिताब उन्होंने भी जीते थे। ये बात समझ में आती है। अब आप ये चित्र में देख सकते हैं, छवि चित्र में इनको, ठीक है। और अब अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। इसके बाद ये तो मैंने बता दिया शायद आपको। अच्छा, वो युगल के बारे में थोड़ा सा नॉलेज देख लीजिए। खिताब जीतने के अगले ही दिन युगल खिताब भी उन्होंने अपने नाम किया। 25 साल की जो क्रेजिकोवा है उन्होंने रविवार को हमवतन जो कैटरीना आपकी सिनियाकोवा है, इन दोनों ने मिलकर के महिला युगल का खिताब जीता है। दूसरी सीड चेक गणराज्य की जोड़ी ने महिला युगल वर्ग के फाइनल में पोलैंड की इगा स्विएतेक, ये तो पता होगा आपको, और अमेरिका की जो बैथनी मैटेक सेंडर्स हैं उसकी जोड़ी को 6-4, 6-2 के सीधे सेटों में हरा करके खिताब पर कब्जा जमाया। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, किस कंपनी के द्वारा अंडर सी केबल बिछाया जा रहा है जो लैटिन अमेरिका को क्या है, ये यहाँ पे मिसप्रिंट है। ये लैटिन अमेरिका को किससे जोड़े? लैटिन अमेरिका का जो ईस्टर्न कोस्ट है, सॉरी, लैटिन अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है उसे ये जोड़ेगा अमेरिका के ईस्टर्न कोस्ट से, ठीक है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे करेक्शन की जरूरत है। तो ये कौन सी कंपनी है जो कर रही है? ये गूगल कर रही है। द हिंदू ने इसे कवर किया, गूगल टू बिल्ड द लॉन्गेस्ट अंडर सी केबल इन द वर्ल्ड। ये देखिए गूगल का सिंबल, गूगल टू बिल्ड, ये मैं बता चुका हूँ। अब अगला आता है इसके बाद, इसके बारे में थोड़ा इंफॉर्मेशन। Google on Wednesday said it is building an open sub-E cable that will connect the east coast of the US and Las Toninas, Argentina with additional landings in Brazil and Uruguay. With the new cable, the tech giant aims to bolster the internet connectivity to users in South America and enhance its existing cable investment in the region. देखिए वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि जो साउथ अमेरिका का रीजन है, जिस क्षेत्र में सही से आपका नहीं पहुंच पा रहा था, नेट की कनेक्टिविटी नहीं हो रही थी, उस रीजन को भी ये प्रोवाइड करा रहा है। और जो उसका आपका क्या कहते हैं उसे केबल है, उसके माध्यम से वो उस रीजन में अच्छी फैसिलिटी देने वाला है। और इस केबल को नाम दिया गया है फर्मीना। फर्मीना जो है वो नाम किसको दिया गया है? नेम्ड आफ्टर द ब्राजीलियन एबोलिशनिस्ट एंड ऑथर मारिया फर्मीना डॉस रेइस। will be the longest cable, ये शायद सबसे लंबा केबल होगा in the world. It is capable of running entirely from the single power source. ये अकेला जो है, ये अकेले पावर सोर्स से काम कर सकता है at one end of the cable if its other power sources become temporarily unavailable. अगर ऐसा हो जाए कि बाकी जो है वो सिस्टम काम ना कर रहा हो, तब भी ये अकेले बेसिस पे लोगों को सर्विस प्रोवाइड कर सकता है। The Google said in the blog post, with 12 fiber pairs, the cable will carry the traffic quickly and securely between the North and the South America, giving users fast, low latency access to Google products such as the search, Gmail, YouTube, as well as the Google Cloud services. The Google added, तो Google ने बताया कि हम दुनिया भर की सर्विसेज जो आप उम्मीद करते हैं, जैसे कि आपका Gmail है, YouTube है, या आपका Google Cloud सर्विसेज जो भी हैं, वो सारी आपको अवेलेबल हो जाएंगी। With Firmina, the Google has now investment in 16 sub-C cables, including the Dunant, Equano, and Grasshopper. The announcement comes at a time when the demand for the cloud and internet services has surged due to an increased online activity due to the pandemic. देखिए आपको पता है पेंडेमिक है, कोई बाहर नहीं निकलना चाहता है घर से, और आजकल तो आपको पता होगा बड़ी बड़ी कंपनीज ऑफर कर रही हैं कि ऑनलाइन आप जॉब कर सकते हैं, घर से आप जॉब कर सकते हैं। तो बट ऑब्वियस है कि वो सभी लोगों को कनेक्टिविटी के लिए क्या चाहिए, उनको चाहिए इंटरनेट, और इंटरनेट के लिए इंटरनेट को पहुंचाना पड़ेगा, और ये गूगल ने ये काम किया है। अब इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे। ये है आपका चोगुएल माइगा जो है वो किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं हाल ही में? तो माली के बने हैं। अब बात आती है ये चोगुएल माइगा जो हैं वो हैं कौन और क्या काम करते हैं? द 63-year-old मालियन, यानी माली के पॉलिटिकल वेटरन हैं, वॉज अ की फिगर इन द अपोजिशन M5 मूवमेंट। ये M5 मूवमेंट आपको याद होगा, ये जो खिलाफ था जो तत्कालीन गवर्नमेंट थी उसके, दैट कॉल्ड फॉर द आउस्टिंग द इलेक्टेड प्रेसिडेंट द इब्राहिम बौबकर कीता।
तो उनको मतलब डिस्प्लेस करने में इन लोगों का रोल था। बट द माइगाज अपॉइंटमेंट कुड रेज द क्वेश्चंस फॉर द फ्रांस एंड अदर वर्ल्ड पावर्स। देखिए फ्रांस या बाकी देश के लिए चिंता का विषय है, ये क्वेश्चनिंग है, हु हैव इंसिस्टेड दैट द मिलिट्री रिस्टोर डेमोक्रेसी टू द कंट्री। He is known to be the close influential Imam Muhammad Diko, who was also the vocal figure in the anti-Kita protest in 2020। देखिए ये बता रहे हैं कि जो आपके महमूद डिको हैं उसके काफ़ी क्लोज हैं ये इन्फ्लुएंशियल इमाम जो हैं, और ऐसे में ये बहुत मुश्किल होगा। डिको आल्सो फेवर्स द नेगोशिएशंस विद द इस्लामिस्ट इंसर्जेंट, अ पोजीशन फॉर्मली रिजेक्टेड बाय द फ्रांस। आपको पता है डिको ने जो फेवर की बात की थी नेगोशिएशंस की इस्लामिक इंसर्जेंट के बारे में, तो उसको फ्रांस पहले ही रिजेक्ट कर चुका था। माइगा हैज़ प्रीवियसली हिट आउट एट द 2015 Algiers peace accord, a shaky agreement between the central government and the several armed groups that has never been fully implemented। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है ये भी। अगला प्रश्न आता है कि लेक मीड जो हाल ही में चर्चा में रही है, वो चर्चा में क्यों रही? तो ये अमेरिका से है। अमेरिका में जो लेक मीड है उसने क्या किया है, वहाँ पर पानी का जो स्तर है वो रिकॉर्ड स्तर मतलब उसका डाउन चला गया है, और ऐसी कंडीशन में ये एक कंडीशन है रेड अलर्ट की। आप समझ सकते हैं कितनी बड़ी प्रॉब्लम होती है, इतना बड़ा कंट्री और पानी की किल्लत होने से क्या होगा। देखिए आप समझ सकते हैं, चाहे आपके पास कितना भी लैंड एरिया अगर वाटर नहीं है तो वो आपके लिए किसी काम का नहीं। आप देख रहे हैं बड़े बड़े जो बंजर भूमि है जैसे कि रेगिस्तानी इलाका है, तो वहाँ पर आप कुछ कर ही नहीं सकते हैं। तो बट ऑब्वियस है वहाँ पर चाहे आपके पास कितने भी किले हों, कहते हैं ना किले, मेरे पास इतनी प्रॉपर्टी है, तो कितने भी हों बट वो जब यूज़ के नहीं है तो वो सब वेस्ट है फिर, है ना। तो बात आती है एक कि है क्या कि दुनिया में अगर हम बात करें पोल्यूशन की, तो पोल्यूशन फैलाने में सबसे आगे रहने वाले कौन से देश रहे हैं? विकसित देश। विकसित देशों ने जितने भी आपका क्या कहते हैं उसको खनिज हैं, जितनी भी आपकी नेचर है उसको अच्छे से एक्सप्लॉइट किया, और उसको एक्सप्लॉइट करते हुए अपने ही देश के नहीं बल्कि दूसरे देशों के जो औपनिवेशिक उनकी परंपरा थी उसके आधार पर उन्होंने क्या किया है, काफ़ी मात्रा में अपने आप को डेवलप करने के लिए एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन उनके यहाँ रहा है पहले। और उसके बाद आज की डेट में वो क्या कहते हैं, वो विकासशील देशों से कहते हैं कि भाई आप लोगों की वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है, आप लोगों को ये सब कार्बन एमिशन कम करना पड़ेगा, और हम लोग कर भी रहे हैं। खैर ऐसी बात नहीं कि नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये एक तरह से ठीकरा फोड़ना है, मतलब गलती पहले आपकी है और दूसरे लोगों के ऊपर ठीकरा फोड़ने वाली बात होती है। तो लेकिन मैं आपको बता दूं कॉन्सिक्वेंसेस सामने आते हैं। अमेरिका जो है वहाँ पर पानी की किल्लत आ रही है। जो मीड झील है वहाँ पर पानी का जो स्तर है वो बहुत कम हो रहा है। ये कोलोराडो जो नदी है उसके ऊपर बनी हुई एक झील है जिसका नाम मीड झील है, ठीक है। तो अब यहाँ पर स्थिति बहुत ख़राब है, और आप ये समझ सकते हैं कि जो अमेरिका है, अमेरिका के अंदर 1930 के बाद से ये झील जो है एक बहुत बड़ा रेसर्वोयर था, और 1930 के बाद से ही ये संकट में है। लेकिन अब स्थिति इतनी बिगड़ गई है कि आप ये समझ लीजिए कि वहाँ पानी का स्तर अपने लेवल से बहुत कम है, ठीक है। तो 1930 के डेकेड में अगर हम बात करें तो एक हूवर बांध आपने सुना होगा। हूवर बांध के निर्माण के बाद जलाशय को भरा गया था, और लेक मीड जो है वो अपने न्यूनतम स्तर तक गिर गया है, और जिसकी वजह से जो कोलोराडो नदी है वो पूरी तरह से सूखना शुरू हो गई है। तो लास वेगास के पास बने हुए इस रेसर्वोयर से एरिजोना, नेवादा, कैलिफोर्निया, मेक्सिको के शहरों और उनके खेतों को पानी मिलता है, और इसके साथ ही इन शहरों को पीने का पानी भी हम इसी डैम से भेजते हैं। और पिछले कई सालों से इस क्षेत्र का तापमान भी लगातार बढ़ रहा है, और क्लाइमेट चेंज के कारण झील में पानी के प्रवाह को कम कर दिया गया था। वहीं कोलोराडो क्षेत्र में पानी की डिमांड बढ़ रही है, क्योंकि लोगों को पानी तो चाहिए, लेकिन ये अपने न्यूनतम स्तर पर आ गया, मैं बता चुका हूँ आपको, ठीक है। तो ये कुछ बातें थी इसके बारे में। अब अगले प्रश्न पर आते हैं कि 47वें नंबर का जो G7 शिखर सम्मेलन रहा उसकी थीम क्या थी? तो इसकी थीम थी बिल्ड बैक बेटर, ठीक है। तो यानी दोबारा से अपने आप को बेटर लेवल पर लाना। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी इस समिट में शामिल हुए। 12-13 जून की ये बात है, वर्चुअली पार्ट लिया गया। और G7 की अध्यक्षता अभी किसके पास है? ब्रिटेन के पास है। और मैं आपको बता देता हूँ कि G7 में नरेंद्र मोदी ने इससे पहले भी 2019 में हिस्सा लिया था,
और इस G7 में जो अभी करेंटली हुआ है, इसमें मुख्य रूप से जो बात की गई है, प्राथमिकता दी गई है, वो दी गई है मुक्त व्यापार और निष्पक्ष आपका व्यापार का समर्थन करके भविष्य की समृद्धि को बढ़ावा देने की बात की गई। सेकंड पॉइंट है इसका कि साझा मूल्यों और खुले समाज के समर्थन की बात की गई। थर्ड पॉइंट है कि भविष्य में भी जैसे कोविड-19 अभी एक पेंडेमिक सिचुएशन बना है और ऐसी कोई सिचुएशन बनती है, या कोविड-19 के लिए हमें वैश्विक स्तर पर साझा प्रयास, संगठित प्रयास करना चाहिए और क्लाइमेट चेंज की जो समस्या है उसे तालमेल बैठा करके बायोडाइवर्सिटी यानी कि जो आपकी जैव विविधता होती है उसको कंजर्व करना हमारा उद्देश्य होना चाहिए। ठीक है, अब मैं आपको बता देता हूं कि जो G7 है ये वास्तव में 7 विकसित देशों का एक समूह है और इसमें ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, इटली और जापान शामिल है। सन 1973 की बात है जबकि ऑयल क्राइसिस आया था, आपको याद होगा। तो उस वक्त इन विकसित देशों ने मिल करके हर सिचुएशंस को हैंडल करने के लिए, क्योंकि जब कोई प्रॉब्लम आती है तो एक संघ की ज़रूरत होती है, ये डेवलप किया गया था और ये उन्नत अर्थव्यवस्थाएं थी जिन्होंने इसका निर्माण किया और ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। और ये शायद थोड़ा सा मिस टाइप हो गया, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। सिविल सेवाओं में शामिल होने के लिए इंटरेस्टेड जो कैंडिडेट्स हैं उन्हें फ्री में यानी स्कॉलरशिप के साथ कोचिंग देने की व्यवस्था व्यक्तिगत तौर पर किसने की है? देखिए, व्यक्तिगत तौर पर ये की गई है सोनू सूद के द्वारा। किसके द्वारा की गई है? सोनू सूद के द्वारा ये पहल की जा रही है। अब अगला प्रश्न आता है कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र ने किस देश में जो कायाह में राज्य में सामूहिक मौतों की चेतावनी दी है? तो ये म्यांमार की बात है। हम जानते हैं कि म्यांमार में आंग सान सू की जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी उसे वहाँ पर जो सेना प्रमुख थे तत्कालीन, उन्होंने तख्ते को मतलब सत्ता को बदल दिया था और ऐसे में म्यांमार की जनता जो है उसने विरोध किया और विरोध के दौरान उन्होंने मांग की कि हमें प्रजातांत्रिक सरकार चाहिए, हमें नहीं चाहिए कोई डिक्टेटरशिप। ठीक है, और इसके चलते वहाँ पर क्या हुआ था? गोलीबारी हुई, काफ़ी लोग मारे गए और उससे क्या हुआ? उससे ये हुआ कि वर्ल्ड लेवल पर इसकी काफ़ी आलोचना हुई है और क्या कहते हैं उसको, वो लोग काफ़ी मतलब जो कैंडिडेट्स हैं वहाँ से भागे और भाग करके वो दूसरे देशों के बॉर्डर पर हैं एज ए शरणार्थी या जंगलों की तरफ भाग गए। तो ऐसे में यूनाइटेड नेशन जो है वो उनके खाने की व्यवस्था या रहने की व्यवस्था के लिए काफ़ी प्रयास कर रहा है और देशों से फंड भी रेज करने की बात कर रहा है। ठीक है, बहुत सारे कंट्रीज़ ने ऐसे में जो आपकी वहाँ की सैन्य सरकार बनी थी उसकी आलोचना की और उसको मान्यता देने का तो मतलब ही नहीं पैदा होता है। तो ये एक बड़ी न्यूज़ थी। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि जो पेन पिंटर, ये प्रिंटर गलत छप गया है, पिंटर है, पेन पिंटर पुरस्कार 2021 किसे दिया गया? तो ये सित्सी डोंगरेम गगा हैं, रेमगा हैं और जिम्बाब्वे की रहने वाली एक लेखिका हैं। कैपिटल क्या है? ये हरारे है, करेंसी है जिम्बाब्वियन डॉलर और प्रेसिडेंट है एमरसन ननंगवा। माई सेफ पुणे ऐप अभी किसी ने इसका उद्घाटन किया है, तो किसने किया है? ये है अजीत पवार जी, बिल्कुल, ये डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर महाराष्ट्र हैं। और इसके बाद अगला प्रश्न आता है कि माउंट एको डंबिंग ये किस राज्य में स्थित है और क्या है ये? तो मैं आपको बता दूं ये अरुणाचल प्रदेश में है। रिसेंटली अभी हुआ कि हमने 2 स्पीसीज जो हैं वो सर्च की हैं, डिस्कवर की हैं या पाई गई हैं। Recently, the 2 new species of the monal bird together sighted Himalayan monal, Cophosphorus impegenus, is widespread from the Afghanistan to the northeast India. ठीक है, अफगानिस्तान से लेके नॉर्थ ईस्ट तक इंडिया में ये पाई जा रही है। द रेरर स्क्लेटर्स monal, Lophophorus sclateri, is found in the southern China and northern Myanmar. ठीक है, अगला प्रश्न आता है इसके बाद, किस भारतीय राज्य ने सरकारी जो योजनाएं हैं उन योजनाओं का जो लाभ होता है उसे सीधे खाते में ट्रांसफर करने के लिए एक ऐप DBT मोबाइल एप्लीकेशन को लॉन्च किया है? तो ये करने वाला जो राज्य है वो कर्नाटक है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो 120 योजनाएं हैं अभी हाल ही में उनका लाभ जो है जिसका मूल्य तकरीबन 12,000 करोड़ रुपए रहा है वो DBT यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के माध्यम से
लाभार्थियों के खाते में पहुंच गई हैं। तो वहाँ के मुख्यमंत्री कौन हैं? वहाँ के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा, राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। अगला प्रश्न आता है इसके बाद, किस भारतीय मूल की लेखिका ने पुलित्जर पुरस्कार जीता है? तो ये हैं आपकी मेघना राजगोपालन। इन्होंने चाइना में जो डिटेंशन कैंप हैं, तो वहाँ पर जो उइगर मुसलमान हैं उनके साथ होने वाले अत्याचार, उनके ऊपर पूरा का पूरा उन्होंने क्या किया है, वो जैसे सैटेलाइट इमेजेस होती हैं उसके माध्यम से पूरा उजागर किया कि किस तरह से ये लोग वहाँ पर शोषण कर रहे हैं। क्योंकि आपको पता है चाइना हर चीज़ के लिए डिनाई कर देता है, तो ये पूरा का पूरा जो उन्होंने शामिल किया है, तो इसके लिए उन्हें पुरस्कार मिल रहा है। ठीक है, और बेसिकली इंटरनेशनल रिपोर्टिंग कैटेगरी में इन्हें अवार्ड मिला। अच्छा, दूसरे आपका एक भारतीय मूल के विल नेल्सन हैं, उन्हें भी स्थानीय तौर पर जो है वो आपका पुलित्जर पुरस्कार मिला है स्थानीय पत्रकारिता के लिए। अगला प्रश्न आता है कि कोविड-19 के मरीजों के लिए कवच पर्सनल लोन किस बैंक के द्वारा दिया जा रहा है? तो ये दिया जा रहा है SBI के द्वारा। ये लोन जो है उसकी जो दर रहेगी, यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8.5% है, और इसका जो टेन्योर है वो 60 मंथ्स है, और 60 मंथ्स का मतलब यानी 5 साल, और इसमें जो लोनिंग होनी है वो 5 लाख रुपए, और आई थिंक 3 मंथ्स का इसमें थोड़ा रिलैक्सेशन भी उन्होंने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसके बाद, कितने कोविड रिलीफ प्रोडक्ट पर कोविड-19 मतलब कोविड GST रेट जो है वो रिड्यूस किए गए? मतलब कोविड रिलीफ प्रोडक्ट्स का मतलब समझ रहे हैं ना, कोविड-19 से अफेक्टेड लोगों को रिलीफ देने वाले जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर ऐसे कितने प्रोडक्ट हैं जिनके ऊपर GST को कम किया गया? तो वो हैं 14 प्रोडक्ट, 14 प्रोडक्ट। द हिंदू ने इसे कवर किया है। द GST ब्रॉट डाउन ऑन 14 कोविड रिलीफ गुड्स, और आप ये देख सकते हैं चित्र में निर्मला सीतारमन जी को, द यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन विद द MOS Anurag Thakur addressing a news conference over the meeting of GST Council to discuss a tax cut on the COVID essentials at the National Media Center in New Delhi. आप देखिए, council leaves the 5% tax levied on vaccines unchanged. The goods, services and tax Council on Saturday decided to waive the tax levied on 2 critical drugs against COVID-19 and mucormycosis. क्या नाम है इसका? इसका नाम है tocilizumab and amphotericin B, and reset the tax rate to 5% for 14 major pandemic relief items till September 30. Non-BJP ruled states registered a strong dissent, terming the continued imposition of GST on the critical COVID supplies and the drugs as insensitive and totally anti-people. They allege that their proposals for the zero rating or reducing GST rates to 0.1% on critical supplies were ignored by the Union Finance Ministry at what turned out to be the another stormy council meeting. खैर, ये तो सब आलोचनाएं चलती रहेंगी, लेकिन कुछ जो अच्छा है उसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। तो ये डाउनवर्ड रिवीजन दिया हुआ है। द GST रेट्स वर रिड्यूस्ड फॉर मैनी पैंडेमिक रिलीफ गुड्स एंड क्रिटिकल ड्रग्स। देखिए, ड्रग्स आपको दिए हुए हैं एम्फोटेरेंसिन B, और अभी मैंने आपको बताया जो आपका टोसिलिजुमैब है आपका वो 5% एग्जिस्टिंग था, लेकिन अब नया रेट क्या हो गया? 0%, यानी 5% रिड्यूस कर दिया गया। रेमडेसिविर है और एंटी कोगुलेंट लाइक जैसे हिपैरिन होता है, तो वो 12% था पहले, अब वो 5% हो गया है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन जो होती है, या ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर हैं, वेंटिलेटर हैं, बाईपेप मशीन्स हैं, और पल्स ऑक्सीमीटर हैं, टेस्टिंग किट्स हैं, तो 12% था जो घट करके 5% रह गया है। हैंड सैनिटाइज़र हैं, टेम्परेचर चेकिंग इक्विपमेंट्स हैं, गैस है, इलेक्ट्रिक फर्नेस है, या क्रीमेटोरिया के लिए जो होता है, तो वो 18% से घटा के 5% कर दिया गया है। एम्बुलेंसेज जो 28% था उसे घटा के 12% किया गया। वट एवर यानी वैक्सीन्स द सेंटर इज बाइंग, इट विल पे GST, बट व्हेन पीपल आर गेटिंग इट फ्री
एट गवर्नमेंट हॉस्पिटल दे विल नॉट फेस एनी जीएसटी इम्पैक्ट। चलिए, खैर निर्मला सीतारमन जी ने इसके विषय में बताया है और काफ़ी डिटेल्ड यहाँ पर वैल्यूज़ जो हैं वो दी गई हैं। ठीक है, अब अगला आता है इसके बाद द फोर्ब्स के द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ बैंक की सूची में कौन जो है वो शीर्ष पर है, तो ये डीबीएस बैंक है। और डीबीएस बैंक जो है वो कहाँ का बैंक है, ये सिंगापुर का बैंक है। पिछले साल भी डीबीएस जो था वो आपका शीर्ष पर था। अब मैं आपको बता देता हूँ कि बाकी बैंक जो हैं वो कौन से हैं। तो केरल स्थित आपका सीएसबी बैंक है, वो सेकंड नंबर पर आता है। थर्ड पे आपका आईसीआईसीआई है, फोर्थ पे एचडीएफसी है, फिफ्थ पे आपका कोटक महिंद्रा है, सिक्स्थ पे आपका एक्सिस है और सातवें पे एसबीआई है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का जो सेशन है वो ख़त्म होता है और मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सेशन पसंद आएगा। और प्लीज़ कोई त्रुटि हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा मोबाइल थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है। चलिए, हैव ए गुड डे।